इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रो सेक्शन के लेसन 2 का पार्ट 4 है, यानी कि इसके पार्ट 1 2 3 भी होंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर जो अभी आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की। वर्ड मीनिंग के बाद हम जाएंगे एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है ना। तो वर्ड मीनिंग जितने उस पर्टिकुलर पार्ट में आने वाले वो हम देखने जा रहे हैं। चलो देखा जाए। जैसे कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब होता है साथी, साथी लोग या साथी। फिर लिखा है रेजिलेंस, रेजिलेंस मतलब होता है लचीलापन। ट्रिम्पथ मतलब होता है आनंद मनाना या जीत की खुशी मनाना। कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर मतलब होता है किसी पर जीत हासिल कर लेना, किसी को जीत लेना या जीत हासिल कर लेना। ग्रेमेस्ट मतलब सबसे गंभीर। ग्लिमर यानी किरण, छोटी सी किरण जो दिखती है उसे बोलते हैं ग्लिमर। फिर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मतलब जो लगभग ख़त्म होने वाली हो या जो समाप्त हो चुकी है उसे हम बोलते हैं एक्सटिंग्विश्ड, ठीक। और जो वर्ड है जैसे ऑब्लिगेशन, यानी किसी पर बाध्यता लगाना कि भाई तुम्हें ये काम करना ही करना है, तो ये ऑब्लिगेशन है तुम्हारे पे, तो ऐसे ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता। इनक्लिनेशन या इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव। आइसोलेटेड मतलब अलग रखना, किसी को एकदम अलग कर देना। इनएविटेबिलिटी इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से कि भाई ये जरूरी है। सीक्रेसी यानी गोपनीयता, भाई ये सब छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट है, तो वही सीक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता। रिबिलियन, रिबिलियन मतलब होता है किसी का विद्रोह करना कि भाई मैं विद्रोह कर रहे हैं, हम विद्रोही हैं। फिर प्रिवेंटेड यानी किसी को रोक देना, किसी को रोक देना। ध्यान दीजिएगा, इनविटेबली, इनविटेबली अनिवार्य रूप से होगा, जो मैं चौथा वाला वर्ड था वो, उसको इनविटेबली पढ़ेंगे। और कुछ वर्ड है वो देखते हैं, चलिए। जैसे मील्स या मिलीज, मिलीज या मील्स मतलब होता है भोजन, खाना। और एबाइडेड, एबाइडेड मतलब किसी का पालन करना, किसी को जोड़ना या किसी का पालन करना। तो ये सारे जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, ये सारे वर्ड्स अभी आएंगे, बुक में आएंगे। हो सकता है कि कुछ की मीनिंग शायद वहाँ पर डिफरेंट हो, जैसा आपको पता ही है बुक में कभी कभी मीनिंग हल्की सी डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ शायद डिफरेंट हो, लेकिन आप इन्हीं सब वर्ड्स को देखोगे, कुछ और वर्ड्स होंगे जो मैं वहाँ पर बताऊँगा ज़रूर, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद करने तो आप नोट करके लिख सकते हो। अदरवाइज चलिए अब हम डायरेक्ट चलेंगे एक्सप्लेनेशन पे। बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन का। तो दोस्तों हमें पढ़ना है यहाँ से इट से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? इट से, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। तो लिखा है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ध्यान दीजिएगा, ये वो कॉमरेड्स है, वो साथी हैं जिनसे मैंने सीखा है साहस की सही मीनिंग। मैंने क्या सीखा है? साहस की सही मीनिंग, सही अर्थ। किस कॉमरेड की बात कर रहे हैं? ये इन कॉमरेड्स की बात कर रहे हैं जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये सब लोग, ठीक है। मतलब जैसे हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी थे, कई लोग थे और बहुत लोग थे। तो वैसे ही वहाँ पर भी आज़ादी के लिए अफ्रीका में कई लोग थे। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अपने सभी कॉमरेड, सभी साथी का जिन्होंने स्ट्रगल किया है उनसे मैंने सीखा है साहस की सही मीनिंग। टाइम एंड अगेन, ओके, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk give their lives for an idea, ठीक है। तो मतलब मैंने देखा है कि जैसे जैसे समय बीता, टाइम एंड अगेन मतलब वही मतलब है कि जैसे जैसे समय क्या हुआ, बीता। और या बोल सकते हैं कि इसे बोलते हैं ना, समय समय पर मैंने इसे वहाँ पर देखा है, मैंने इसे बाजार में जाते हुए देखा है। तो वैसे ही टाइम एंड अगेन मतलब समय समय पर। तो समय समय पर मैंने देखा, क्या देखा कि मैन और वुमेन दोनों अपने लाइफ को रिस्क में ला रहे हैं टू गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। उस विचार को, उस विचार, कौन सी विचार? आज़ादी के विचार को लेकर मैंने देखा समय समय पर, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, वो अपनी लाइफ को रिस्क में लगा रहे थे, यानी जोखिम में लगा रहे थे। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपने साथियों के बारे में, जो चाहे फीमेल थी चाहे मेल थे। I have seen men stand up to attack
एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है, जो मैन देखो यहाँ मैन प्लूरल में है यानी बहुवचन है, यानी सभी लोगों को कहा जा रहा है कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब टूटना, तो बिना टूटे हुए मैंने देखा है जो लोग थे वो खड़े थे उन अत्याचारों को, उन अटैक, उन जो इन पे अटैक किया गया, जो इन पे आक्रमण किया गया, उसको इन्होंने सहा। इनके टॉर्चर यानी जो इन पे टॉर्चर किया गया, यानी जो इन पे जुर्म किया गया, वो सब इन्होंने बिना टूटे हुए सहा। मैंने देखा ये खड़े थे, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम आज़ादी के लिए खड़े हैं। भगत सिंह पे कितने अत्याचार किए गए, लेकिन वो आज़ादी के लिए खड़े रहे, है ना। कई लोग कितनी बार जेल गए सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन वो अड़े रहे। वही मतलब है कि यहाँ पे लोग जो थे वो खड़े थे, यानी यहाँ मतलब है कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे उन पर कितने अटैक किए गए या उन पर टॉर्चर किए गए। शोइंग रुकिए showing a strength and resilience that defies the imagination। मतलब इसका मतलब क्या है, showing a strength and resilience, वो क्या दिखा रहे थे, वो अपनी ताकत दिखाते हैं। जिस तरीके से वो अपनी साहस से, अपनी ताकत से और अपनी रेजिलेंस मतलब होता है लचीलापन, और इसका मतलब एक और होता है सहने की क्षमता। तो अपने सहने की क्षमता और अपनी ताकत को दिखा रहे थे, जिसका दैट डिफाइज मतलब जो नहीं किया जा सकता, द इमेजिनेशन जिसका इमेजिनेशन यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उतना इन्होंने अपनी ताकत और अपनी रेजिलेंस मतलब अपनी साहस को इन्होंने दिखाया था। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? साहस यहाँ तक मतलब समझ में आ गया, इमेजिनेशन तक। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि क्या लिखा है कि इन जो कॉमरेड्स थे, इनके स्ट्रगल से मैंने सही मीनिंग सीखा करेज का, सही मीनिंग सीखा उसका साहस का। समय समय पर मैंने देखा कि आदमी हो या औरत, वो अपने लाइफ को रिस्क मतलब खतरे में ला रही थी एक आइडिया को लेकर। ठीक है, कौन सा आइडिया? आज़ादी का आइडिया को लेकर। फिर लिखा है मैंने देखा है लोग खड़े थे, मतलब स्थिर थे, चाहे उन पर कोई आक्रमण करता था या कोई टॉर्चर करता था, वो बिना टूटे वो क्या थे, वो खड़े थे। ठीक, और वो अपनी ताकत और अपनी साहस को दिखाते थे, अपनी रेजिलेंस को दिखाते थे, जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो दिखाते थे। जैसे कोई बोले कि भाई तुम सुभाष चंद्र बोस ने के पास कितनी ताकत थी, उसको डिफाइन करो, उसको बताओ। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं डिफाइन कर सकते ना। वही यहाँ पे है, मैं लर्न द करेज वो वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, मैंने जो करेज सीखा, मैंने जो साहस सीखा, वो वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो डर के खालीपन से नहीं सीखा। जैसे बोलते हैं ना भाई डर क्या होता है, डर तो मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ जो नेल्सन मंडेला कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे डर ही नहीं था, मुझे मेरे अंदर पहले से ही साहस थी। ये वो बोल रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं मानता हूँ। बट द ट्रिम्पथ ओवर इट, पर मैं ये मानता हूँ कि डर पर जीत हासिल करना, मतलब डर पे जीत हासिल करना, वो आपको साहस देता है। न कि आपके अंदर डर ही ना हो तो आपके अंदर साहस नहीं होगा। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई डर तो होता ही सबके अंदर है, जब हम उस डर पे जीत हासिल करते हैं तब हमारे अंदर साहस पैदा होता है। सिंपल बात है, अगर आप जब साइकिल सीखना जाते हो तो आपको डर लगता है कहीं गिर ना जाए, लेकिन आप अंदर से साहस रखते हो कि नहीं सीखेंगे। एक दो बार आप गिरते भी हो, लेकिन आप साहस जोड़कर फिर आगे बढ़ते हो, फिर आप अपने डर पर जीत पा लेते हो। आपको जो डर रहता है कि आप साइकिल से गिर जाओगे, वो डर खत्म हो जाता है। ठीक, वहाँ यहाँ ऐसे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि किसी के अंदर साहस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर डर नहीं है, डर है, उसको डर को उसने जीता है, मतलब डर को उसने हराया है, और जब हराया डर को तो उसके अंदर करेज आया, साहस आया। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता। ध्यान सुनिए, बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कंक्योर द फियर। पर जो डर पे कंक्योर मतलब होता है जीत हासिल करे, मतलब बहादुर आदमी उसे नहीं कहते हैं जो डरता नहीं, बहादुर आदमी उसे कहते हैं जो डर पर जीत हासिल करता है। ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना था। हो सकता है एक क्वेश्चन भी इससे बन जाए कि नेल्सन मंडेला करेज को लेकर क्या कहते थे, तो आप ध्यान दीजिएगा, यही आप 2 लाइन लिखोगे। आगे चलते हैं।
नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्क्रीन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ठीक है, नो वन इज बॉर्न, कोई नहीं पैदा होता है, हेटिंग अनदर पर्सन, एक दूसरे से नफरत करने को लेकर कोई पैदा नहीं होता है, कोई बचपन से ही वो या पैदा होते हुए नफरत करता है। क्योंकि द कलर ऑफ द स्किन, कि भाई किसी का कलर ऐसा है इसलिए वो बचपन से ही या पैदा होते ही किसी से नफरत करता है, ऐसा नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड मतलब कि उसका वो किधर से आया है, किस एरिया से आया है, उसका रिलीजन क्या है, ये सब है ना। और यहाँ लिखा भी है, देखिए हिज रिलीजन, चाहे उसके रिलीजन को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, बैकग्राउंड मतलब किस एरिया से आया है, ठीक, वो या उसके कलर को लेकर कि भाई उसके शरीर का कलर क्या है, उसको लेकर कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो वो नफरत नहीं करता है उन लोगों से जिनका कलर अलग हो, जिनका बैकग्राउंड अलग हो या जिनका रिलीजन अलग हो, है ना। ये नज़र में डाल कह रहे हैं, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है कि हेट करो, नफरत करो। सही बात है, हमें मतलब हमें नहीं, और जैसे आप देखते हो और कई ऐसे जगह हो, मतलब एक तरीके से जिसके अंदर नफरत होती है उसको वो क्या कर वो नफरत पैदा अपने आप नहीं होती है, नफरत कोई ना कोई उसके अंदर भरता है कि भाई तुम उससे नफरत करो, वो खराब है, उनसे नफरत करो, ऐसा हमें बताया जाता है। ठीक है, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वह हेट यानी नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। तो कितने पॉजिटिव बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जिन्हें नफरत सिखाई, जैसे जो आतंकवादी होते हैं उन्हें नफरत सिखाई जाती है ना कि भाई हमला करो, ये करो, वो करो, तो उन्हें सिखाया जाता है बचपन से। कोई मतलब पैदा होते ही तुरंत आतंकवादी नहीं होता होगा ना, उन्हें सिखाया जाता होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई कोई बचपन से नफरत नहीं करता है किसी कलर को लेकर, किसी के बैकग्राउंड को लेकर या किसी के रिलीजन को लेकर, ठीक, और उन्हें सिखाया जाता है हेट करना। फिर लिखा है कि अगर उन्हें हेट करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, इसको हार्ट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हार्ट कहते हैं कि फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन, जो प्यार है, जो स्नेह है, ये मानव के लिए नेचुरली बड़े ही प्राकृतिक रूप से आता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होता है अपने आप प्यार आता है। देन इट्स अपोजिट मतलब प्यार का अपोजिट क्या होता है, याद करिए, अपोजिट क्या होता है, हेट। यानी अगर आपको किसी को चीज़ को देखा जाए तो आपको नफरत होने के चांस कम होंगे, प्यार होने के चांस ज़्यादा होंगे बाय नेचर। ये तो ह्यूमन में है ही कि हम किसी को चीज़ को देखकर हमारे अंदर स्नेह प्यार आ जाता है। नफ़रत हमें सिखाई जाती है या नफ़रत आती भी है तो वो उतने नहीं आते जितना प्यार आता है, सिंपल सी बात है। यहाँ वही कह रहे हैं कि भाई जो प्यार है वो नेचुरली ह्यूमन के दिल को जल्दी आता है कंपेयर टू इट्स अपोजिट, उसके अपोजिट यानी हेट करने से की तुलना में जो प्यार है, जो स्नेह है, वो नेचुरली ह्यूमन को आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट मतलब सबसे कठिन समय जो नेल्सन मंडेला का जेल में बीता था। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट, जब हमारे कॉमरेड यानी मेरे साथी थे और एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट, जब मैं पुश किया गया हमारे लिमिट तक, अर्थात हमें दंड दिया गया, हमें तकलीफ़ें दी गई, हम मतलब अनंत तकलीफ़ें दी गई, मतलब मरने तक की तकलीफ़ें दी गई कि भाई कि ऐसा मारो कि लगभग मर ही जाए, ऐसी तकलीफ़ें दी गई। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं एक ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, मानवता, और ग्लिमर मतलब था किरण, तो मैं मानवता की एक किरण देख सकता था इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैं जितने गार्ड मुझे हमें दंड देते थे या हमें मारते थे, जो भी करते थे, उनमें से किसी एक में तो मैं मानवता का किरण देख सकता था। जैसे होता है ना, 10 लोग मार रहे होते तो एक लोग बोलता है अरे बस करो मत मारो यार, हो गया बस करो, तो मानवता आई ना उसके अंदर। तो यहीं पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो सबसे कठिन समय था हमारे जेल में, सबसे कठिन समय जो हमारा जेल में था, उस दौरान भी जब मेरे कॉमरेड्स और मैं दोनों लोग को पुश टू अवर लिमिट, इसका मतलब होता है जब हमें हमारे लिमिट तक हमें पुश किया गया, अर्थात हमें दंड दिया गया, हमें तकलीफ़ें दी गई, ठीक। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड,
मैं देख सकता था कि उनमें से जितने गार्ड्स हमें तकलीफ दे रहे हैं उनमें से किसी एक गार्ड्स में एक ह्यूमैनिटी आती थी, एक मानवता किरण आती थी। परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही लेकिन आती थी कि भाई बस करो मत मारो। 10 गार्ड किसी को दंड दे रहे हैं, ठीक है, मान लो उसमें से एक गार्ड बोल रहा है अरे नहीं है मत मारो, एक सेकेंड के लिए ही उसके मन में ये भाव आता है। तब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और इतना ही काफ़ी था, मतलब जो एक सेकंड जो मानवता आ रही थी उन गार्ड्स के अंदर, उन सैनिकों के अंदर, वो नेल्सन मंडेला के लिए काफ़ी था। टू रीअश्योर मतलब पक्का होना, दोबारा पक्का होना, कि पक्का होना, एंड गिव मी गोइंग, और मुझे एक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। सिंपल देखो, नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो लोगों के अंदर वो मानवता देखना चाहते थे और गार्ड्स के अंदर एक सेकंड के लिए ही कम से कम मानवता आती थी, जिससे नेल्सन मंडेला को ये मतलब अश्योर हो जाते थे कि भाई नहीं, मानवता है इनके अंदर, बस इनको जगाना है, इनके अंदर की मानवता को जगाना है। और इस कारण वो रीअश्योर हो जाते थे और वो आगे बढ़ने लगते थे। आगे बढ़ने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पैदल बढ़ने लगते थे, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो उनका प्लान था, जो उनके टारगेट था देश को आज़ाद कराने का, उसमें वो आगे बढ़ते गए। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट में एक प्लूरल और एक आई आए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब इज एम आर वाला जो बताते हैं, इसमें आप अगर पास्ट में है तो वर लगाएंगे, फ्यूचर में है तो विल ही लगाएंगे, शैल भी कई लोग लगा देते हैं, वो अलग रूल है, कई बताएंगे, और प्रेजेंट में आर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। आर या हैव, अगर दो सब्जेक्ट में दो नाउन आ जाते हैं या दो प्रोनाउन आ जाते हैं तब, सिंपल दो पर्सन। अब आगे लिखा है मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, जो आदमी की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह है, मतलब एक मोमबत्ती की तरह है ना। मोमबत्ती लग रहा है ना, हल्का हल्का, देखिए मोमबत्ती लग रहा है ना, तो ये एक मोमबत्ती की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, पर इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। वो जो फ्लेम है, वो जो एक मोमबत्ती है, या बोल सकते हैं एक उजाला है, ठीक है, वो जो है वो छुपाया जा सकता है, कैन बी हिडन, छुपाया जा सकता है, पर उसको एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, यानी उसको तबाह या नष्ट नहीं किया जा सकता। हिंदी में जो लिखा है उसको हम फटाफट पढ़ देते हैं। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों ने मेरे साहस का अर्थ मतलब मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए देखा। मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह जो उस भय पर विजय प्राप्त करता है वह बहादुर होता है। आगे, कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उतनी चमड़ी के रंग पर, उसके चमड़ी के रंग में, अथवा उसकी पृष्ठभूमि के, अथवा उसके धर्म के आधार पर घृणा नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में घृणा की बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी मेरे साथियों द्वारा और मुझे असहनीय यातनाएं दी गई थी। देखो यहाँ लिखा असहनीय, यानी इतनी कि लगभग मरी जाए उतनी यातनाएं दी गई थी। मैं एक संतरी मतलब सैनिक, मैं एक संतरी में मानवता की झलक देख सकता था, शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे जारी रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की नेकी अर्थात अच्छाई एक लॉ है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता, यानी ख़त्म नहीं किया जा सकता, मतलब यही है। मैंने ख़त्म बोल दिया था, यहाँ बुझाया लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ अ ट्विन्स ऑब्लिगेशन,
जीवन में हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन होती हैं, यानी दो बोल सकते हो कर्तव्य होते हैं या दो बाध्यताएं होती हैं, ठीक है, जिनको वो उनको करना ही करना होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। एक ऑब्लिगेशन, एक जो उनका कर्तव्य हो सकता है या बाध्यता होती है, वो होती है परिवार को लेकर, चाहे वो पेरेंट को यानी माता पिता को लेकर हो, चाहे वो पत्नी को लेकर हो, या बोल सकते हैं पति को लेकर हो, या बच्चों को लेकर हो। एक जो उनका बाध्यता होती है किसी भी व्यक्ति की, वो ये होती है कि भाई परिवार को देखना है, परिवार को संभालना है, ये एक बाध्यता होती है। एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा जो उसका ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा जो उसका कर्तव्य होता है, या बोल सकते हैं दूसरा उसकी बाध्यता होती है, वो उसके लोगों को, अर्थात उसके लोग का कहने का मतलब ये उसके देश के रहने वाले लोगों को, उसकी कम्युनिटी, जिस समाज में वो रहता है उसको लेकर, और उस देश को लेकर जिस देश में वो रहता है व्यक्ति। तो दो ऑब्लिगेशन होते हैं किसी व्यक्ति की। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यताएं, एक बाध्यता अपने परिवार को लेकर, एक अपने समाज अर्थात अपने देश को लेकर होती है। सिंपल मतलब ये समझो कि अपने समाज अर्थात अपने देश को लेकर। तो हर व्यक्ति की दो बाध्यताएं होती हैं। हमने कहा था ना कि परिवार को सोचो, देश के बारे में सोचो, तो ये दो बाध्यताएं हमें हर व्यक्ति के अंदर होगी अगर वो कहाँ रह रहा है, एक अच्छे समाज में रह रहा है। तो इन अ सिविल एंड अ ह्यूमन सोसाइटी, तो ह्यूमन की स्पेलिंग में ई लिखा है, तो आप चेक करिएगा क्या ये स्पेलिंग सही है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ ये सही है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसकी एग्जैक्ट मीनिंग सर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग ये है, या तो आप अपने जान के रख दीजिए, बताइए मत, लेकिन जानिए जरूर। इन अ सिविल एंड ए ह्यूमन सोसाइटी, सिविल मतलब होता है जहाँ पर समाज बोल सकते हो, समाज जहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पर मानवता दिखाई जाए, ऐसा समाज जहाँ मानवता दिखाई जाए, वहाँ पर ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा देखिए समझिए ध्यान से। जो ऐसा समाज जहाँ पर मानवता होती है, वहाँ पर ईच मैन, सभी व्यक्ति, इज कैपेबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, वह उन ऑब्लिगेशन यानी उन बाध्यताओं को, उन कर्तव्यों को वो पूरा कर सकता है। कब? जब समाज अच्छा हो तब। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपने इंक्लिनेशन यानी अपने झुकाव और अपने एबिलिटी के हिसाब से वह इन दोनों को, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू कंट्री, इन दोनों को वो क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। देखो इंक्लिनेशन मतलब यहाँ मतलब ये है कि जिधर उसकी ज़्यादा झुकाव, जैसे कई लोग, जैसे भगत सिंह, वो परिवार के बारे में सोचते तो क्या वो देश के लड़ पाते हैं? नहीं ना, उनके भी दो कर्तव्य होंगे ना, भगत सिंह के भी दो कर्तव्य होंगे ना, एक परिवार को लेकर, एक देश को लेकर। उनका झुकाव देश की तरफ ज़्यादा था। ठीक, सेना वाले जो होते हैं उनका झुकाव देश की तरफ ज़्यादा होता है, परिवार की तरफ भी होता ही है लेकिन कम होता है। तो यहाँ मतलब यही है कि जो नॉर्मल जो सोसाइटी होती है, अच्छी सोसाइटी होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो ऑब्लिगेशन अपना पूरा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जहाँ पर उनका झुकाव ज़्यादा हो, या जहाँ पर उनकी एबिलिटी ज़्यादा हो, ताकत जहाँ हो, या बोल सकते हैं जहाँ उनके अंदर क्षमता हो, वहाँ वो चले जाते हैं। कई लोग अपने परिवार को संभालते हैं, देश को भी, ऐसा नहीं कि देश की ज़रूरत पड़ी तो वो नहीं संभालते हैं, लेकिन वो ध्यान देते हैं परिवार पर। जैसे सिंपल है, एग्जाम्पल के लिए आम इंसान जो होता है, जैसे जो पुलिस वाला नहीं होता है, या जो आम इंसान जैसे दर्जी हो गया, टेलर हो गया, ठीक है, मोटर बाइक बनाने वाला हो गया, या मैकेनिक हो गया, या कोई और भी होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आम इंसान होते हैं, वो परिवार के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि देश के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस क्या होता है, परिवार के बारे में होता है। जब देश बहुत संकट में होगा तब वो देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन नॉर्मली वो उनका ध्यान ज़्यादा कहाँ होता है, परिवार की तरफ होता है। ये बात मान रहे हो आप मेरी? तो यहीं लिखा है, इस लाइन का मतलब यही है कि लोग फुलफिल करते हैं अपने हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन और एबिलिटी के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल। देखो, उस समय की बात कर रहे हैं जब अफ्रीका आज़ाद नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग इम्पॉसिबल था कि कोई व्यक्ति जो पैदा हो और मेरे कलर का पैदा हो, अर्थात यहाँ मतलब है काला पैदा होना। अफ्रीका में काला पैदा होना यानी कि एक तरीके से आप नौकर ही हो। तो उस समय नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था उस समय अपने
इन सब चीज़ों को फुलफ़िल कर पाना इम्पॉसिबल था, खासकर मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे कलर वाले को, ठीक है, अर्थात मेरे जैसे काले लोग को। आगे चलते हैं। यहाँ देखना है हमें, ठीक है। बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों ऑब्लिगेशन को पालन करना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन था। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। वो व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग की तरफ, अ कलर पर्सन, देखो अ मैन ऑफ कलर, अ मैन ऑफ कलर मतलब काला व्यक्ति। उस समय कलर पीपल को हम काले व्यक्ति कहते थे या ब्लैक पीपल कहते थे। तो साउथ अफ्रीका जहाँ पर अ मैन ऑफ कलर मतलब काले लोग जो कोशिश करते थे कि वो अपनी आम जिंदगी जिए, ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी जिए, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उन्हें दंड दिया जाता था और उन्हें अलग रखा जाता था। अब बोलो ह्यूमन बीइंग जिंदगी, वो तो पैदा ही ह्यूमन बीइंग हुए होंगे? नहीं, उस समय क्या थे, अगर आप काला पैदा हुए तो आप नौकर ही पैदा हुए, आपकी ज़िंदगी नौकर की ही रहेगी। तो एक आम इंसान जो होता है, देखो जैसे आपके घर भी कोई सर्वेंट होगा, हो सकता है आपके घर कोई बर्तन धोने वाली आती हो, क्या उसका आपका पूरा कमांड होता है कि नहीं भाई तुम्हें यही रहना है, तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें सब कुछ यही करना है, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, आज मेरा मन है, आज हम लोग का मन है कि तुम रात को यहीं रुको, तो क्या वो रुकेगी? नहीं ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर मतलब यही है कि क्या कह रहा था, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज एन ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जो कोशिश करता था उस समय कि भाई वो ह्यूमन बीइंग एक आम इंसान की तरह जिए, तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट यानी उससे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। इनविटेबली, देखो इनविटेबली मतलब लगभग पूरी तरीके से, और रिप्ट मतलब नॉर्मली होता है फट जाना, लेकिन यहाँ मतलब है अलग कर देना। तो जो भी व्यक्ति कोशिश करता था कि वो अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य पूरा कर सके अपने पीपल को लेकर, ध्यान देना पीपल यानी देश को लेकर, जब ऐसे ही लिखा जाए पीपल तो यानी देश, जब कोई व्यक्ति इस अफ्रीका का अपने देश को लेकर कोई अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता था, तब उसको इनविटेबली रिप फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, और उससे मतलब उसको मजबूर किया जाता था कि वो अपना जीवन अलग जिए। फिर समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए अफ्रीका में अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था, तो उसे लगभग पूरी तरीके से परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसे उसके घर से भी अलग कर दिया जाता था और उसे मजबूर किया जाता था कि वो अलग रहे। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेवलेशन। और इससे क्या हुआ, मतलब ये जो बार बार लोगों को दबाया जा रहा था, बार बार लोगों को ऐसा किया जा रहा था, उनको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उनको दबाया जा रहा था, उन पे उनको दंड दिया जा रहा था। जब ऐसा होने लगा तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ट्विलाइट मतलब नॉर्मली होता है शाम का जो ढलने का समय होता है, जब सूरज लगभग ढल चुका होता है, हल्की हल्की रोशनी होती है, उसे ट्विलाइट कहते हैं। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेवलेशन। इससे क्या हुआ, रेवलेशन मतलब होता है विद्रोह, रेवलेशन मतलब क्या होता है, विद्रोह, और सिक्रेसी मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है। तो एक तरीके से उसे एक सीक्रेट जीवन जीना पड़ता था, छुप के जीवन जीना पड़ता था, और एक विद्रोही का जीवन जीना होता था। जैसे मान लो जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या जितने भी क्रांतिकारी थे, उनको छुप के रहना पड़ता था, है ना। आपने सुना होगा कि भाई यहाँ छुप के रहते थे, वहाँ छुप के रहते थे। विद्रोह हमें दिमाग में सब विद्रोह रहता था उनके, और वो छुप के रहते थे, अपने परिवार से अलग रहते थे ताकि पकड़े ना जाए। ठीक वैसे यहाँ पर भी है कि बेचारों को वो जो अलग रहना पड़ता था, वो छुप के उनको सीक्रेसी बनाकर यानी रहस्यमयता बनाकर और विद्रोह की भावना रहकर उन्हें रहना पड़ता था अपने परिवार से अलग। तो एक तरीके से वो एक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे थे अपने परिवार का, अपने देश का तो कर रहे थे लेकिन परिवार का नहीं कर रहे थे। और यही जो अंग्रेज़ थे वहाँ जो उसमें राज कर रहे थे, वो यही करते थे, वो कोई एक कर्तव्य को नहीं करने देते थे।
आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मतलब ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, शुरू में मैंने अपने परिवार को, ध्यान सुनिएगा, मैंने अपने परिवार को ऊपर रखा अपने देश से। ध्यान समझना, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू में मैंने अपने देश को, मतलब अपने देश को ऊपर नहीं रखा अपने परिवार से। सिंपल मतलब वो आम जनता वाली ज़िंदगी जीना चाहते थे, आम लोग की, कि भाई कोई काम कर रहे हैं, शॉप खोल लिए, शॉप पे काम कर रहे हैं, सुबह गए शाम को आए, परिवार के साथ हैं। वो ऐसी जीवन उन्होंने चूज़ किया था जब उनका जीवन शुरू हुआ था, यानी जब वो 18-19 साल के हुए होंगे तब की बात है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, और जब मैंने प्रयास किया कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, जब उनको होश आया होगा, जब वो बड़े हुए होंगे, 17 साल, 15 साल, 20 साल, तुमको पता चला होगा उनके देश में क्या क्या हो रहा है, क्या बुराई हो रही है। तो जब उन्होंने कोशिश किया कि वो अपने देश की सेवा करें, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। मैंने देखा कि मुझे रोका गया मेरे कर्तव्य को पूरा करने के लिए, या मेरी बाध्यताएं, जो मेरी कर्तव्य हैं एज अ सन, एक बेटे के रूप में, वो करने से मुझे रोका गया। ऑफ ब्रदर, भाई के रूप में मुझे करने से रोका गया। ऑफ फादर एंड हस्बैंड, और पति के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में भी मुझे मेरी कर्तव्य को करने से रोका गया। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, कि जब वो देश की सेवा करने के जुड़ गए तब उनको छिप के रहना पड़ता था, और जब छिप के रहना पड़ता था तो वो एक बेटे के रूप में, मान लो कि आपकी माँ बीमार है, आप घर पे ही नहीं हो, मेन आदमी घर पे ही नहीं है, तो क्या उस माँ को, मतलब उस महिला को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, लेकिन एक होता है ना कि भाई घर में एक होना चाहिए एक बड़ा व्यक्ति। तो वो अपने कर्तव्य को एज अ सन पूरा नहीं कर पा रहे थे, भाई के रूप में पूरा नहीं कर पा रहे थे, पिता के रूप में भी पूरा नहीं कर पाए थे। उनका बच्चे होंगे, 2 बेटियां थी उनकी, 2 या 1 मुझे याद नहीं है, शायद 2 थी, तो उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, और अपनी वाइफ को भी वो समय नहीं दे पा रहे थे, यानी हस्बैंड के रूप में भी वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ गया? इसका हिंदी पढ़ते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, उनकी पत्नी या बच्चे के प्रति, और उनका एक कर्तव्य अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने का योग्य होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों का पूर्ण करना लगभग असंभव था। कोई ना कोई एक छूट जाता। अगर फैमिली का करते तो भाई देश का छूट जाता, और देश का करते तो फैमिली का छूट जाता। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था, उसको अलग थलग किया कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार एवं उसके घर से अलग कर दिया जाता था, उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। रहस्य विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन, जहाँ पर आपको रहस्य भी बना के रखना, आपको विद्रोह बना के रहना है, ऐसा जीवन उसको जीना पड़ता था। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर अहमियत यानी महत्व नहीं दी, यानी मैंने अपने परिवार को महत्व दिया शुरू में अपने देश के तुलना में। परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेवारी निभाने से रोका गया था। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ तक पढ़ना है हमें, ठीक है? कहाँ तक? यहाँ तक, गॉड तक। क्या लिखा है? आई वॉज बॉर्न, रुकिए, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं जब पैदा हुआ तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भूख थी कि आज़ादी पानी है। तो जो कोई पैदा हुआ होगा, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, क्या उसको पता है कि आप जहाँ पैदा हुआ वो देश गुलाम है? नहीं ना। तो वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, जब मैं पैदा हुआ तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर आज़ादी की भूख थी पैदा होते ही। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आज़ाद पैदा हुआ था। दैट आई कुड नो, जितना तरीके से मैं जान सकता था बचपन में, उतने तरीके से मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट,
ठीक है, अपनी माँ के झोपड़ी में मैं आज़ाद था, अपनी माँ के झोपड़ी में जाने के लिए, दौड़ कर जाने के लिए। ठीक है, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। स्ट्रीम मतलब यहाँ मतलब है झरना। तो मैं आज़ाद था उस झरने में स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार। मिलीज मतलब होता है भोजन और रोस्ट मतलब होता है उसको भूजना या भुनना। ठीक है, तो फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार। स्टार मतलब रात को अंधेरे में, रात को तारों के नीचे मैं आज़ाद था मिलीज भूजने में, अर्थात कोई भोजन होगा उसको भुनने में मैं आज़ाद था, अर्थात वो रात को उसको भून सकते थे, कोई ने रोकता नहीं था। एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और जो धीरे धीरे देखो, जो वो होते हैं बैल होते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, तो उन पे बैठ कर राइड करना। ठीक है, ब्रॉड मतलब चौड़े चौड़े, जिनके उन मोटे मोटे चौड़े चौड़े जो बैल होते थे उनके पीठ पर चढ़कर सवारी करना। राइड मतलब होता है सवारी करना, सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। जैसे बचपन में हम सब करते हैं, गांव में कोई बैल होता है तो बैल पर बैठ कर हम लोग सवारी करते हैं, वैसे नेल्सन मंडेला ने भी किया था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर, तब तक जब मैंने अपने पिता की बात को माना, ओबे मतलब मानना, पालन करना, एंड एबिडेड माई बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने एबिडेड मतलब होता पालन किया, जब तक मैंने पालन किया अपने ट्राइब, यानी जहाँ पे ये रहते थे उस एरिया को ट्राइब कहते हैं। ट्राइब मतलब होता है 100 लोग 150 लोग का एक एरिया, एक जगह, उसको हम ट्राइब कहते हैं। थोड़ा जंगली टाइप के होते हैं। जंगली मतलब कि ऐसा नहीं कि वो खून वून पीते हैं, जंगली मतलब कि वो जंगल पे बेस्ड होते हैं, उनकी लाइफ जंगल पे बेस्ड होती है। तो वही लिखा है, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, एंड एबिडेड माई बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने अपने ट्राइब, अपने जो भी हमारा कुल था उसके बात को मैंने एबेड किया यानी माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी और अपने, एक तरीके से कह सकते हो, अपने समाज की बात मानी, तब तक मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई भगवान के द्वारा बनाए गए नियम या इंसानों के द्वारा बनाए गए नियम। यानी कि जब तक मैंने उनके बातों को पालन किया, गांव के लोगों की बातों को पालन किया, अपने समुदाय के लोगों की बातों को पालन किया, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे वो इंसानों के द्वारा कोई नियम बनाया गया हो या भगवान के द्वारा कोई नियम बनाया गया हो, तब तक। ठीक है, ये वाला यहाँ हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में यहाँ से। ठीक, सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। कोशिश करूँगा कि वीडियो आपकी रेगुलर आए, हर क्लास की आए, तो कोशिश जारी रहेगी अब से। ठीक है ना, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ हम मिलेंगे।